दोस्तों, एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताइए कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। और हाँ, सबसे जरूरी, वीडियो को लाइक तो कर ही देना। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि ओजोन की परत खत्म होने की वजह से सूरज की अल्ट्रा वायलेट किरण पृथ्वी पर आने से रेडिएशन फैल गया है, जिससे पृथ्वी पर करीब करीब पूरा जीवन खत्म हो चुका है। फिर हम फिंच को देखते हैं जो एक वर्कशॉप में रिसोर्सेज ढूंढ रहा होता है। इसके बाद वो गाड़ी से सिटी तक पहुंचता है तो वहां पर उसे बहुत ही बड़ा रेतीला तूफान आता हुआ दिखाई देता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वापस से अपने बंकर तक पहुंचता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि फिंच बहुत ही बुरी तरह से खांस रहा होता है और उससे खून भी निकलता है, क्योंकि रेडिएशन की वजह से उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसके पास एक डॉग भी है जिसका नाम गुड ईयर होता है और उसे फिंच बहुत प्यार करता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि फिंच एक नया रोबोट बनाता है, लेकिन जब फिंच उसे बात करने की कोशिश करता है तो पहले तो वो रोबोट कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद वो रोबोट उससे बातें करने लगता है। इस बात से फिंच बहुत खुश होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि फिंच ने उस रोबोट को बाकी चीजों के साथ साथ अपने डॉग गुड ईयर का ध्यान रखने के लिए बनाया है, जिससे वो उसके न रहने पर उसका ध्यान रखे। तभी वहाँ पर लाइट चली जाती है और फिंच लाइट चेक करने के लिए बाहर जाता है। जब वो लाइट ठीक कर रहा होता है तभी उसे वहाँ पर तूफान के आने का अंदेशा होता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वापस आकर अपने बनाए हुए रोबोट को लोकल वेदर स्टेशन से कनेक्ट करके तूफान के बारे में डेटा कलेक्ट करने के लिए कहता है। और वो रोबोट बताता है कि जल्दी ही यहाँ पर बहुत तेज तूफान आने वाला है जो करीब 15 दिन तक रहेगा। ये सुनकर फिंच बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और जल्दी से जल्दी उस रोबोट पर बचे हुए बाकी काम को पूरा करता है। इसके बाद वो उसे चलना भी सिखाता है। फिर फिंच वहाँ से सैन फ्रांसिस्को जाने के लिए डिसाइड करता है और इसके लिए वो अपनी सारी तैयारियां कर लेता है। तब तक वो रोबोट भी अच्छी तरह से चलना सीख चुका होता है। इस दौरान फिंच अपना पुराना रोबोट भी साथ ले जाता है जिसका नाम उसने डेवी रखा था। फिर वो एक शहर में पहुंचते हैं जहां पर फिंच फिर से उस रोबोट के सर की रिपेयरिंग करता है और उसके साथ सप्लाई लेने के लिए निकलता है। इस दौरान वो अपने साथ उस रोबोट को भी ले जाता है। तभी फिंच को उनकी तरफ टॉर्नेडो आता हुआ दिखाई देता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और शहर से बाहर निकलकर गाड़ी को हुक और केबल की मदद से बांधने की कोशिश करता है। वो रोबोट भी उसकी मदद करने लगता है, लेकिन टॉर्नेडो पास आने की वजह से फिंच बहुत ही कमजोर पड़ जाता है। इसीलिए वो रोबोट फिंच को गाड़ी के अंदर जाने के लिए कहता है और खुद ही बाकी बची हुई केबल्स को बांधने लगता है। फिर जब वो रोबोट केबल को बांध रहा होता है तो टॉर्नेडो बहुत ही तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिससे फिंच बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उसे जल्दी से गाड़ी के अंदर जाने के लिए कहता है। लेकिन वो रोबोट टाइम से अपना काम पूरा कर लेता है और टॉर्नेडो आने से पहले ही गाड़ी में बैठ जाता है। फिर जब टॉर्नेडो वहां पर आता है तो रोबोट गाड़ी को अच्छी तरह से पकड़ लेता है, जिससे बंधे होने की वजह से गाड़ी में ज्यादा नुकसान नहीं होता। फिर टॉर्नेडो खत्म होने के बाद फिंच गाड़ी से बाहर निकलता है। वो देखता है कि गाड़ी का टायर बहुत ही बुरी तरह से फट चुका है, लेकिन उसके पास जैक नहीं होता जिससे वो उस टायर को चेंज कर सके। वो रोबोट फिंच की इस काम में हेल्प करता है और गाड़ी को खींचता है, इससे फिंच इजीली टायर को चेंज कर लेता है। इस वजह से वो उस रोबोट से बहुत खुश होता है और कहता है कि मुझे तुम्हारा एक नाम रखना होगा। ये सुनकर वो रोबोट बहुत खुश होता है। अब फिंच उसका नाम जैक रखने का सोचता है, क्योंकि उसने एक जैक की तरह गाड़ी को होल्ड रखा था, लेकिन वो रोबोट इस चीज के लिए मना कर देता है और कहता है कि जैक एक टूल का नाम है। फिर वो दोनों नाम के लिए काफी डिस्कशन करते हैं। फिर वो रोबोट अपना नाम जेफ रखने के लिए सजेस्ट करता है, इसीलिए फिंच उसका नाम जेफ रख देता है। अब अगले दिन जब फिंच सो रहा होता है तो जेफ डॉग की तरह आवाज निकालकर गुड ईयर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन गुड ईयर उस पर बहुत ही बुरी तरह से भौंक रहा होता है। इससे फिंच जाग जाता है और जेफ से पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। इस पर वो बताता है कि मैं इस डॉग से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरी कोई भी बात नहीं सुन रहा और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये पसंद नहीं करता। ये सुनकर फिंच उसे बताता है कि ये ऐसा इसीलिए कर रहा है क्योंकि अब तक ये तुम पर भरोसा नहीं करता और तुम्हें इसका भरोसा जीतने में टाइम लगेगा। इसके बाद जेफ फिंच से भरोसे के बारे में पूछता है तो वो उसे अपनी एक स्टोरी सुनाता है जिसमें उसने अपनी टीम के बिना काम करने के लिए मना कर दिया था, जिससे फिंच की टीम को उस पर पूरी तरह से भरोसा हो जाता है। हालांकि ये कहानी सुनने के बाद भी जेफ को कुछ भी समझ नहीं आता। फिर फिंच कहता है कि तुम्हें इसे समझने में टाइम लगेगा। तभी उसे बहुत ही बुरी तरह से खांसी आने लगती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। इसकी वजह से वो एक घर पर रुकने के लिए डिसाइड करता है। इस दौरान फिंच गुड ईयर को जेफ के पास गाड़ी में ही छोड़ देता है, इससे जेफ उसके साथ रहकर उसका ट्रस्ट गेन कर सके। फिर जब वो घर के अंदर पहुंचता है तो वो देखता है कि जेफ गुड ईयर को गाड़ी से बाहर खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो नहीं आ रहा होता। इसीलिए फिंच फिर से गुड ईयर के पास पहुंचता है और उसे अपने साथ लेकर आता है।
इसके बाद जेफ फिर से कहता है कि ये डॉग मुझे पसंद नहीं करता। अब इस पर फिंच उसे गाड़ी के पास रोककर गार्ड करने के लिए कहता है और खुद गुडईयर के साथ घर के अंदर चला जाता है। तभी वो देखता है कि जेफ गाड़ी ड्राइव कर रहा है। इस बात से वो बहुत डर जाता है और भागकर बाहर पहुंचता है, लेकिन तब तक गाड़ी धूप में पहुंच चुकी थी और यूवी सूट ना पहने होने की वजह से फिंच धूप में नहीं जा पाता। इसीलिए वो वहीं खड़े होकर जेफ को आवाज लगाता है और उसे कहता है कि तुम अभी ड्राइव करने के लिए तैयार नहीं हो। यहाँ पर जेफ को लगता है कि फिंच उसे नाराज हो गया है, इसीलिए वो उदास हो जाता है। तो फिंच उसे यूवी सूट लाने के लिए कहता है, लेकिन वो फिंच की बात ना मानकर फिर से गाड़ी ड्राइव करने लगता है, जिससे फिंच वहीं पर खड़ा चिल्लाता रह जाता है। इसके बाद जेफ को वो अपने पास बुलाता है और उस पर काफी गुस्सा होता है। इसके बाद वो कहता है कि मुझे किसी फ्रेंड की जरूरत नहीं थी, मैंने तुम्हें सिर्फ इसीलिए बनाया है जिससे तुम डॉग का ध्यान रख सको, इसीलिए तुम्हें चीजों को समझना होगा। यह सुनकर जेफ बहुत दुखी हो जाता है। इसके बाद वो लोग फिर से वहाँ से निकलते हैं। फिर फिंच जेफ को ड्राइव करना सिखाता है। वो बहुत ही जल्दी ड्राइव करना सीख जाता है। यह देखकर फिंच बहुत ही ज्यादा खुश होता है। फिर रात में वो लोग एक जगह पर आग जलाकर रुकते हैं। अब यहाँ पर जेफ फिंच से पूछता है कि रात में उन्हें रेडिएशन का कोई भी डर नहीं होता, तो वो रात में ट्रेवल क्यों नहीं करते। इस पर वो बताता है कि रात में हमें इंसानों से डर होता है, जो हर चीज से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो बिना आगाह किए ही अटैक कर देते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अब हर जगह खाने पीने की चीजें खत्म हो चुकी हैं, इसीलिए ही लोग अटैक करते हैं ताकि वो दूसरे लोगों से खाना छीन सकें। और इसीलिए ही फिंच जेफ को किसी भी इंसान पर भरोसा न करने की वार्निंग देता है। इस पर जेफ पूछता है कि क्या तुम्हारे साथ ये हो चुका है। इस पर वो बताता है कि ये सब हम सबके साथ हो चुका है। खैर अगले दिन जब जेफ गाड़ी के अंदर पहुंचता है तो देखता है कि फिंच की हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी है और उसे खून की उल्टियां भी हो रही हैं। इस पर जेफ उससे पूछता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। ये सुनकर वो हंसने लगता है और कहता है कि क्या तुम डॉक्टर को बुला सकते हो, क्योंकि फिंच को अच्छी तरह से पता होता है कि सिर्फ डॉक्टर ही उसकी हेल्प कर सकता है, लेकिन उसका मिलना नामुमकिन है। इसके बाद जेफ गुडईयर के भौंकने के बावजूद फिंच के सर पर पानी की पट्टी रखता है, जिससे उसे बहुत रिलीफ होता है। यह देखकर गुडईयर कहीं ना कहीं उस पर भरोसा करने लगता है। फिर जेफ गाड़ी को ड्राइव करके सिटी तक ले जाता है और एक हॉस्पिटल के सामने पहुंचता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद उसे वहां पर कुछ दवाई मिल सके जिससे फिंच की मदद हो सके। फिर जेफ दूसरे रोबोट डेवी के साथ हॉस्पिटल में पहुंचता है। इस दौरान वो फिंच के द्वारा दी गई सारी हिदायतें डेवी को सुनाता है। इधर गाड़ी में सूरज की रोशनी आने लगती है और साथ ही साथ फिंच खुद को शहर में पाता है। वो ये देखकर काफी डर जाता है और किसी तरह से यूवी सूट पहनता है, जिससे वो हॉस्पिटल के अंदर पहुंच सके। फिर हम डेवी को देखते हैं जो एक सप्लाई लेने की कोशिश करता है, लेकिन एक ट्रैप में फंस जाता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तभी वहां पर फिंच भी पहुंच जाता है, जिसकी हालत बहुत खराब थी। वो डेवी को ट्रैप में फंसा हुआ देखकर समझ जाता है कि वहां पर कोई और भी इंसान मौजूद है, इसीलिए वो बहुत डर जाता है। इस दौरान उसे डेवी को इस तरह खोने का काफी ज्यादा दुख होता है, इसीलिए वो उसे सॉरी बोलता है। इसके बाद वो किसी तरह से जेफ के पास पहुंचता है और उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। वो उससे कहता है कि तुम्हें इस जगह के बारे में कुछ भी पता नहीं है, ये बहुत खतरनाक जगह है। तभी फिंच को वहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है, इससे वो जल्दी से जल्दी जेफ को वहाँ से निकलने के लिए कहता है, लेकिन इस दौरान उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही थी। लेकिन ये लोग किसी तरह गाड़ी तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद फिंच की तबीयत खराब होने की वजह से जेफ ही गाड़ी को ड्राइव करता है। इस दौरान फिंच उसे बताता है कि वो एक ट्रैप था, इसमें तुम बेवकूफों की तरह फंस गए। अब हमें बचने के लिए यहाँ से जल्दी निकलना होगा। तभी वो देखते हैं कि कुछ लोग गाड़ी से इनका पीछा कर रहे हैं, जिससे फिंच बहुत डर जाता है। फिर वो छुपने के लिए ऐसे पुल के नीचे पहुंचते हैं जिसकी चौड़ाई काफी छोटी होती है, इसीलिए जेफ गाड़ी रोक देता है, लेकिन फिंच उसे ड्राइव करने के लिए कहता है, जिससे वो गाड़ी पुल में फंस जाती है। और ये देखकर फिंच को लगता है कि अब वो मरने वाले हैं, लेकिन जेफ गाड़ी से बाहर निकलकर उसे धक्का देता है, इससे वो गाड़ी पुल के अंदर पहुंच जाती है और पूरी तरह से छुप जाती है। इस वजह से उन्हें ढूंढने वाले लोग नहीं देख पाते और वहां से वापस लौट जाते हैं। इधर फिंच बीमार और बूढ़ा होने की वजह से बहुत निराश हो जाता है और उसे लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। अब जेफ उसे भरोसा दिलाता है कि हम अपने डेस्टिनेशन यानी कि मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है। ये सुनने के बाद फिंच जेफ को अपनी एक कहानी सुनाता है, जिसमें वो एक मॉल में होता है। वहाँ पर एक लेडी अपनी 9 साल की एक छोटी बच्ची के साथ आई होती है और इस छोटी बच्ची के हाथों में गन होती है, जिससे डरकर फिंच वहीं पर छुप जाता है। लेकिन जब वो माँ बेटी कुछ सामान लेकर बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं, जो उनके पास मौजूद सामान को लूटने के लिए उन दोनों को ही शॉटगन से शूट करके मार देते हैं।
इस दौरान फिंच वहां मौजूद रहकर भी कुछ नहीं कर पाता। फिर जब फिंच छोटी बच्ची के शॉपिंग कार्ट के पास पहुंचता है तो वहां पर उसे एक बैग के अंदर गुड ईयर मिलता है। यही वजह है कि फिंच गुड ईयर को इतना प्यार करता है। अब फिंच के इंसानों से डरने की वजह भी यही है कि लोग रेडिएशन फैलने की वजह से खाने के लिए एक दूसरे की जान लेने से भी बिल्कुल नहीं कतराते, क्योंकि भूख ने अब लोगों को मॉन्स्टर बना दिया है। खैर अगले सीन में जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो जेफ के ड्राइव करते समय एक तितली मर जाती है, जिसे देखकर फिंच काफी हैरान होता है, क्योंकि रेडिएशन में कोई भी चीज जिंदा नहीं रह सकती। इसीलिए वो बाहर चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वहां पर किसी भी तरह की कोई रेडिएशन नहीं है। ये देखकर फिंच बहुत ही ज्यादा खुश होता है। फिर वो लोग वहीं पर एक जगह रुकते हैं जहाँ पर फिंच अपना बहुत दिनों से रखा हुआ सूट पहनकर रेडी होता है और जेफ के साथ बातें करने लगता है। इस दौरान फिंच जेफ को अपने बारे में काफी चीजें बताता है और साथ ही साथ सैन फ्रांसिस्को में मौजूद गोल्डन ब्रिज के बारे में भी बताता है। इसके बाद वो कहता है कि यहाँ से उस चीज को इमेजिन करना और वहां रहकर उस चीज को एक्सपीरियंस करना, दोनों में बहुत ही फर्क है। फिर हमें पता चलता है कि फिंच हमेशा से उस ब्रिज को देखना चाहता था, लेकिन वो आज तक उस गोल्डन ब्रिज पर नहीं गया और अब उसे ऐसा लगता है कि वो उस जगह तक नहीं पहुंच सकता। इस पर जेफ उसे तुरंत ही निकलने के लिए कहता है और बताता है कि वो जगह यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। फिर फिंच उसे बताता है कि अब मैं मरने वाला हूँ, इसीलिए अब इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है। इसके बाद वो जेफ से वादा लेता है कि तुम मेरे मरने के बाद गुड ईयर का ध्यान रखोगे। फिर फिंच गुड ईयर के साथ गेम खेलता है और जेफ को भी बॉल फेंकने के लिए कहता है, लेकिन उसके बाद भी गुड ईयर फिंच को ही वो बॉल लाकर देता है। ये देखकर जेफ फिर से काफी निराश हो जाता है और कहता है कि ये डॉग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तभी फिंच को फिर से खून की उल्टियां होने लगती हैं और वो बहुत ही बुरी तरह से खांसने लगता है। अब जेफ उससे पूछता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। इस पर फिंच जेफ से हाथ मिलाता है और कहता है कि तुमने ऑलरेडी मेरे लिए बहुत कुछ कर दिया। ये सुनने के बाद जेफ उसके गले से लग जाता है। इससे फिंच रोने लगता है। इसके बाद फिंच गुड ईयर के पास पहुंचता है, जो उसकी ऐसी हालत देखकर काफी ज्यादा दुखी और डरा हुआ था। फिर जब फिंच लेट जाता है तो गुड ईयर भी उसके बगल में लेट जाता है और उसके देखते ही देखते फिंच वहीं पर मर जाता है। इससे गुड ईयर रोने लगता है, क्योंकि वो फिंच से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। इसके बाद जेफ फिंच की डेड बॉडी को बहुत ही रिस्पेक्ट से जला देता है। इस दौरान वो भी बहुत ही ज्यादा दुखी होता है, क्योंकि अब वो पूरी तरह से अकेला हो चुका था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जेफ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि उसे क्या करना चाहिए। वो सोचता कि अगर फिंच यहाँ होता तो वो क्या करता। इसके बाद उसे याद आता है कि फिंच इस समय गुड ईयर को खाना खिलाता, इसीलिए वो भी गुड ईयर को खाना खिलाता है और फिर उसके साथ बॉल का गेम खेलता है। इस दौरान गुड ईयर वो बॉल जेफ को ही लाकर देता है, क्योंकि वो भी इस चीज को समझ चुका था कि वो ही अब उसका अकेला बचा हुआ दोस्त है। इसके बाद वो दोनों सैन फ्रांसिस्को के उस गोल्डन ब्रिज तक पहुंचते हैं और इस दौरान जेफ को फिंच की बातें याद आ रही होती हैं, जिससे वो उसे बहुत याद करता है। इसीलिए जेफ अपने पास मौजूद कार्ड में अपनी और फिंच के स्केच के साथ साथ गुड ईयर की भी स्केच बनाता है और मेमोरी के तौर पर उसे वहीं ब्रिज पर पिन कर देता है। और यहीं पर इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।